अस्सलाम वालेकुम। आज हम मई जून 2022 का पेपर कर रहे हैं। पेपर 1 वेरिएंट 2, कोड है 4024। इसमें पहला क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, वर्कआउट 2/3 + 1/6। तो इसमें 6 एलसीएम ले लें क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो 3 2 6 होता है, उस 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, और 6 1 6, तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें 1 को तो 1 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 5/6। तो इसका ये आंसर है और इसको आंसर स्पेस में लिख लें। बी पार्ट में 0.4 × 0.2, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप इसका डेसिमल रिमूव करें। 1 की जगह डेसिमल की जगह 1 लिखें और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने उसके आप ज़ीरोज़ लिख दें। ये और ये ऊपर 0 डेसिमल को रिमूव कर दें। इसी तरह 0.2 को भी करें, डेसिमल की जगह 1 लिखें और उसके आगे एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा दें, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा ऊपर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, तो ऊपर 2 है, नीचे 25 है। ये आपका आंसर स्पेस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Asha asked a group of students about their favorite fruit. The table and pictogram show some of the results. तो इसमें आप ये देखें कि उसने ऊपर टेबल में कुछ ब्लैंक छोड़े हैं और निचले टेबल में भी कुछ ब्लैंक है। की को देखें, एक सर्कल है और वो उस पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट 4 पीपल। तो बनाना में आप आएँ तो देखें ये 3 सर्कल हैं, तो हर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 लोगों को, 4 पीपल को। तो 3 सर्कल कितने करेंगे? 12 को। तो आप बनाना में 12 लिख सकते हैं। और एप्पल के आप कितने सर्कल बनाएंगे? सिर्फ 2, क्योंकि एक सर्कल 4 लोगों को शो कर रहा है। और ऑरेंज में आप 1 बनाएंगे तो 4 हो गए, और फिर 1 क्वार्टर बनाते हैं सर्कल का, ये तो 5 लोग हो गए। तो अब आप वो फिल कर लें। बनाना के आप लिख लें 12, और मेलन के आप कितने लिखेंगे? एक कंप्लीट सर्कल है और 1 क्वार्टर एक पूरे सर्कल में से गायब है, तो इसका मतलब 3 लोग हैं इसमें। तो 4 और 3 7। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पिक्टोग्राम। फिर वो कह रहे राइट डाउन द मोड। तो मोड तो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं, और वो है बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये उसने डायग्राम दिया हुआ है। A and B are vertices of a quadrilateral. Line L is the line of symmetry of the quadrilateral. Find the coordinates of the other 2 vertices of the quadrilateral. तो B के बिल्कुल सामने, क्योंकि L जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट लगा लें। ये ब्लू कलर में मैंने लगाया है। A के बिल्कुल सामने जितना उसका डिस्टेंस है इस लाइन से, L से, उतना ही दूसरी तरफ लगा लें। तो A B C ये हो जाएगा और D वो हो जाएगा, क्योंकि आपको सीक्वेंस में चलना होता है। तो C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। ये आपने बता दिया, आंसर स्पेस में लिख लिया। आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4A में टेम्परेचर इनसाइड ल्यूक्स हाउस इज 18 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर आउटसाइड हिज हाउस इज -3 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर। तो डिफरेंस के लिए आप 18 - -3 करेंगे, तो विच इज़ 18 + 3 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका डिफरेंस 21 डिग्री सेल्सियस का। बी पार्ट में ल्यूक्स thermometer measures the temperature correct to the nearest degree. At midnight, the thermometer measures the temperature outside as -6 degrees Celsius. Find the upper bound of the temperature outside
एट मिडनाइट। अच्छा, ये होल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर में हमेशा 0.5 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, अपर बाउंड के लिए प्लस और लोअर बाउंड के लिए माइनस। तो आउटसाइड टेम्परेचर मिडनाइट पे कर रहा है तो इसका अपर बाउंड लेना है, तो 0.5 इसमें प्लस करते हैं -6 में, तो ऐड 0.5 इन -6, तो इसका बनेगा -6 प्लस 0.5 जब करेंगे तो ये -5.5 आंसर आएगा। ये आंसर स्पेस में लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में स्केल ड्राइंग शो द पोजीशन ऑफ टू विलेजेस ए एंड बी, स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। तो ये ए पे नॉर्थ बना हुआ है, बी पे वो कह रहे हैं फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड बी। तो मेरे पास सही रूलर नहीं है, मगर ये क्योंकि मैं आईपैड पे कर रहा हूँ तो आप इसको अपने रूलर से मेजर करें ए बी, तो ये तकरीबन बन रहा है 9.4। अब इसको आपने एक्चुअल डिस्टेंस करना है, तो 9.4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 किलोमीटर है ना 1 सेंटीमीटर का, तो इस तरह कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह कर लें। ये आंसर स्पेस में लिख दें। मैया द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो अपना प्रोटेक्टर आप इस तरह ए से नीचे एक्सटेंड कर लें लाइन, और प्रोटेक्टर इस तरह रखें। फिर आप इन ए से नॉर्थ वाली लाइन से वहाँ से 0 से काउंट करना है निचले वाला, तो जहाँ पे ब्लू लाइन आएगी वो रीडिंग ले लें। तो ये तकरीबन बन रही है 74। तो अब आपने इसको लिखना है 074। याद रखें इसका 0 नहीं भूलना। बियरिंग हमेशा 3 डिजिट में लिखी जाती है। अगर आप इसको गलती से 74 लिखेंगे तो आप यू विल लूज 1 मार्क। क्वेश्चन 6 में कबीर इन्वेस्ट $50 इन ए सेविंग अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 1.5% पर ईयर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो ये आई इज इक्वल टू PRT ओवर 100 ही है, तो 250 इंटू 1.5 ओवर 100 टाइम्स 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, तो एक 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 इंटू 1.5 कर लें, तो जो कि आपका आता है 7.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें जो कि 15 आता है, तो ये $15 इसकी रिसीव करेगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 85 मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द शेडेड एरिया, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो वैसे अगर डायरेक्ट बताया जाए तो ये तो सिंपल है। अगर उसने ये यूनिट चेंज ना की हो सपोज़, तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया में से ये छोटा ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मगर उसमें इसने डाल दिया कन्वर्जन, तो सबसे पहले आप मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दें। तो आपको पता है कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 85 डिवाइड बाय 100 कर लें, तो एक 05 से ऑक्यूपाई हो गया, दूसरा 08 के साथ ख़त्म हो गया, 1 ऊपर चला जाएगा और डेसिमल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सिंपल हो गया। आप रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, उसमें से ये एरिया माइनस करते हैं ट्रायंगल का, तो इसको इस तरह करें माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.15। ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8। डायग्राम दिया हुआ है और पेंटागन कह रहा है, 5 साइडेड फिगर को पेंटागन कहते हैं। तो आपने ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये जितने भी फिगर्स होते हैं ना, आपने कम से कम ये 10 तक के नाम याद रखने चाहिए, वरना अगर आपको नाम नहीं पता तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन या एनी पॉलीगॉन कहते हैं मैनी साइडेड फिगर्स को।
तो ये फार्मूला n-2 इंटू 180। n अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं तो जो कि 5 है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आपका आता है 540। अब ये सारे एंगल जो है सम आपके पास आ गए इंटीरियर एंगल्स का सबका, तो ये इनको ऐड करें और इज इक्वल टू 540 कर लें। इसको अब सॉल्व इट फॉर ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी इस तरह आपके पास 145। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। शानी मेक्स ए सीक्वेंस ऑफ पैटर्न यूजिंग काउंटर्स। पैटर्न 1 में 5 है, पैटर्न 2 में 8 है, पैटर्न 3 में 11 है। तो ज़ाहिर है 4 और 5 हमें कह रहे हैं कि फिल करो, तो 8 माइनस 5 करें 3, 11 माइनस 8 करें 3, तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 11 में 3 ऐड कर लें, 14 में 3 ऐड कर लें तो 17। तो ये आपने इसको फिल कर लिया फॉर 1 मार्क। बी पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न n। तो क्योंकि ये सारे डिफरेंस एक ही जैसे हैं कांस्टेंट, तो ये मैंने अपने हर पेपर में जहाँ जहाँ ये क्वेश्चंस आए हैं मैंने बताया हुआ है कि जिस सीक्वेंस का पहला ही डिफरेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब एक ही जैसा आ जाए, जैसे इसमें 3 3 3 आ रहा है, तो वो होता है लीनियर सीक्वेंस। और लीनियर सीक्वेंस का nth टर्म फार्मूला इन जनरल टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है? वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। डी क्या है? द कॉमन डिफरेंस। अब ये a और d की वैल्यूज़ आपके पास हैं, वो लिख लें। वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म टेबल में देखें तो 5 है, तो एक जगह आप 5 लिख दें। n-1 टाइम्स डी की जगह 3 लिख दें, और अब इसको 3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, फिर सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 2 + 3n इसका nth टर्म फार्मूला बन गया जो वो मांग रहा है, तो इसके 2 मार्क्स हैं। फिर सी पार्ट में वो कह रहे हैं शानी हैज़ 100 काउंटर्स, शी यूजेज सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20, शी यूजेज ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये 2 + 3n जो पीछे आपने निकाला है, इसमें आप 20 लिखें n की जगह और इसको सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा आपके पास 62। इसको 100 में से माइनस कर लें 62 को, तो ये 38 रिमेनिंग वो आपके पास काउंटर्स आ गए। तो अब k की वैल्यू कैसे बताएंगे? तो आप 2 + 3n की जगह लिख दें 2 + 3k = 38। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें, तो विच इज़ 12। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में अ बैग कंटेन्स रेड बल्ब, ब्लू बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। रेशो रेड इज टू ब्लू equals 3:8. Ratio green is to blue equals 2:5. Work out the fraction of the balls that are blue. तो आप इन रेशोज़ को कैसे आप यूज़ करते हैं? आप लिखें रेड रेशो ब्लू। आप ब्लू के नीचे ब्लू लिखें, वो जो दूसरी लाइन में उसने नहीं लिखा हुआ ग्रीन रेशो ब्लू, तो इसका ब्लू इस ब्लू के नीचे लिखें रेशो ग्रीन। आप इनको देख के ना इनकी रेशोस इनकी जगह लिखते हैं। ऊपर वाला आपने रेड और ब्लू लिखा पहले, तो रेड की है 3 और ब्लू की 8। अब नीचे ब्लू है 5 और ग्रीन है 2। तो इसको इसका तरीका ये है कि 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 से होगा, 8 2 से होगा। ये हमेशा ऐसे करना है आपने। 3 5 15, 8 5 40, 8 2 16। तो ये रेशोज़ आ गई हैं। अब आपको वो वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर ब्लू, तो ब्लू के आपके पास आ गए 40, तो इस तीनों रेशोज़ को ऐड कर लें, 15 + 40 + 16, तो ये 71। अब 40/71 ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। यही रेशो मांग रहे हो आप, 3 मार्क्स का है, और अगर ये आता हो आपको तो ये तो मुफ्त के 3 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। यूज ए स्ट्रेट एज एंड कंपस इज ओनली टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PSR। कंपस आप थोड़ा सा ओपन करें, एस पे रख के एक आर्क लगा लें। अब इस उतना ही खुला रहे, इस आर्क को जहाँ पे ये इन SP और SR लाइंस को उस पर रख के एक आर्क लगाए अंदर, फिर दूसरे
पॉइंट पे रख के इस आर्क को कट करें और रूलर से आप इनको ज्वाइन करें तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। फिर वो कहता है कि शेड द रीजन इन विच एक्स मस्ट लाई। अच्छा, पॉइंट एक्स लाइज इनसाइड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड इज क्लोजर टू पी एस देन टू आर एस। पी एस के क्लोजर देन टू आर एस। तो पी एस वाली साइड जो है ये इस सारी साइड शेड कर दें। ये तो ये कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12A, राइट दिस करेक्ट टू 3SF। तो इसका पहला सिग्निफिकेंट नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से। सिग्निफिकेंट नंबर, एवरी नंबर इज ए सिग्निफिकेंट नंबर एक्सेप्ट 0 इफ इट कम्स बिफोर द नंबर्स। नंबर जो बाकी नंबर्स हैं उनसे अगर वो पहले ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं हैं। अगर नंबर्स के दरमियान में कहीं आ रहे हैं तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा। ये चीज़ आप ज़हन में रखें तो इस किस्म का हर टाइप का क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे। तो पहला, ये मैं ब्लू डॉट लिख रहा हूँ, पहला सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, उससे आगे दूसरा सिग्निफिकेंट 0, तीसरा सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। अब ये हमने 3 तक लिखना है, मगर 3 तक लिखने से पहले उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे। 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इसका एक नंबर बढ़ा देंगे हम, यानी 3 की जगह हम 4 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 0.00204। बी पार्ट में बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 SF फिगर सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3.93। तो पहला सिग्निफिकेंट नंबर 3.93 में 3 है। इसको लिखने से पहले नेक्स्ट देखेंगे 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इसको बढ़ा देंगे, वरना नहीं। तो ये 4 बन जाएगा और 4.00, आगे सब ज़ीरो होंगे तो पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट 4 लिख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू अब 63.7। फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 6 है तो 6 का नेक्स्ट नंबर है 5 से कम, तो इसको 6 ही रहने देंगे और बाकी सब ज़ीरोस कर देंगे। तो 60.0 होना चाहिए, तो आप पॉइंट के बाद ज़ीरो ना लगाएं बल्कि इसको 60 लिख दें सिर्फ। ओवर 0.425 में पहला सिग्निफिकेंट नंबर है 4, तो 4 को लिखने से पहले नेक्स्ट नंबर चेक कर लें, 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं, तो इसको 4 ही रहने दें। तो इसको आप लिखेंगे 0.4। तो अब इसको हम करते हैं इसकी वैल्यू एस्टीमेट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो गया, ये 60। अब 0.4 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि डेसिमल की जगह 1 लिखना है, उसके आगे जितने डिजिट उतने ज़ीरोस। तो ये आपका डेसिमल रिमूव हो गया। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लें, आसान है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 60, 5 0 0, 5 6 ज़ा 30। तो ये 300 आपका आंसर आ गया, ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। अच्छा, क्वेश्चन 13 है, इवेल्युएट रूट 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, मगर मैंने इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। तो रूट 9 का मतलब है 9 पावर 1/2 इंटू 64 पावर 1/3, क्यूब रूट को इस तरह लिखते हैं हम, होल पावर 2। तो 9 पावर 1/2 का मतलब 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हुआ ना। 64 पावर क्यूब रूट का मतलब 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, होल पावर 2। अब 4 3 12, 12 पावर 2 इज़ 144। ये क्वेश्चन है समझने वाला और इसको आपने कोशिश करनी है कि ये अब सीख लें, ये एक्चुअली टॉपिक ही है समझाने के लिए। राइट ऑन एन इरेशनल वैल्यू ऑफ n दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। हमने इरेशनल नंबर लिखना है बिटवीन, मतलब 4.5 से लेके 5.5 तक। अच्छा, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर सकें। डिटेल में इसका जब टॉपिक अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा।
यहाँ पर आपने इतना ज़हन में रखना है कि वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते वो इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की बातें अभी छोड़ दें, पाई यहाँ पे नहीं है कहीं भी, और पाई भी इरेशनल है, वो क्यों है उसको मैं अपने टॉपिक में डिस्कस करूँगा। देखिए 4.5 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डेसिमल की जगह 1 लिखा, उसके आगे एक डिजिट है, एक ज़ीरो डाला, तो ये बन जाएगा 45/10 विच इज़ अ फ्रैक्शन। बेशक आप सिंप्लीफाई भी कर लें, फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया आसानी से। तो आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हम क्या लिखें इसमें? तो ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड सो ऑन। यानी ये मैं किन नंबर का स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, ये नोट करें, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, इनको सर्ड्स कहते हैं। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल। दोबारा सुन लें कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट सर्ड्स कहलाते हैं और सारे सर्ड्स इरेशनल होते हैं। अब हमने कैसे पता चले कि हम 4.5 और 5.5 के बीच में कैसे लेकर आएँ? तो आप एक ज़बानी गैस भी कर सकते हैं कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 23 करूं तो ये बनता है तकरीबन कोई 4 पॉइंट समथिंग। समथिंग का मतलब है मोर, देखें मोर देन 5 आया हुआ है ये 4 पॉइंट। अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपका कैलकुलेटर 1000 डिजिट्स वाला होगा तो सारे 1000 डिजिट फिल कर देगा। तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये आप इसका आंसर लिख दें, क्योंकि आपका आंसर 4.5 और 5.5 के बीच में आना चाहिए, तो ये वैल्यू बीच में लाती है। आप इसका कुछ भी लिख सकते थे, इसका नेक्स्ट भी लिख सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14A में राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ओके, तो पहले 2 × 10⁻⁻4 को देखें डेसिमल में। 10⁻⁻4 का मतलब क्या है कि 2 से लेफ़्ट साइड पे ना ज़ीरोस लगाने, फिर डेसिमल, तो ये 0.002 बनता है। और 10⁻⁻2 का मतलब है ये 2 से लेफ़्ट साइड पे हमने 2 ज़ीरोस लिखने हैं डेसिमल के बाद, 2 ज़ीरोस नहीं, 2 डिजिट्स के बाद, तो ये 0.02 हो जाएगा। अब ये साफ पता चल रहा है कि 0.002 सबसे छोटा है, तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, ये ना लिख देना आप लोग। फिर उसके बाद आपका ये 0.002, फिर आपके पास है 2 × 10⁻⁻2 जिसकी वैल्यू 0.02 थी, फिर आपका 2000 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी में, दिस इज़ अ कैलकुलेशन यूजिंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a × 10⁻⁻7 डिवाइड 5 × 10⁻b इक्वल्स 4 × 10⁻⁻16। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। तो आप लिखें × 10⁻⁻7 डिवाइड 5 × 10⁻b, तो ये सेपरेट कर लें। अच्छा, इजिकल टू ये भी कर लें। अब a डिवाइडेड बाय 5 करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इजिकल टू 4 लिखा हुआ है, तो वो 4 के इक्वल कर लें। चलिए पहले ही मैं लिख रहा हूँ, बाद में कर लें। तो a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 20। अब 10⁻⁻7 × 10⁻⁻b जो है ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻7 - b। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻16। अब इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर आंसर हो जाएगी, तो आप लिखें -7 - b इज इक्वल टू -16। यहाँ से b की वैल्यू ले लें विच इज़ 9, तो ये आंसर स्पेस में लिख लें A20 B9। क्वेश्चन नंबर 15, ये 2 मार्क्स, ये भी फ्री के मार्क्स हैं। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x - 1 होल स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले इस डिज़ाइन में लिखें आप। फिर इसके बाद 4 y = k टाइम x - 1 होल स्क्वायर करें।
फिर उसने दिया x5 y32, उनकी जगह पे वैल्यूज़ लिखें और k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो k2 आ गया और अब इसको वापस लिखें उसमें y = 2 टाइम्स x - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -2, तो y को y रहने दें, x की जगह -2 लिखें और इसको सॉल्व करें तो ये y आ गया 18। तो इसमें आपको वो टेंजेंट बनवा रहा है पहले पार्ट में, ये उसमें वो कलर स्ट्रिप आ गई है तो नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अभी वो -1 पे वो कह रहे हैं पार्ट ए में कि आप ग्रेडियंट बताएं जहाँ पे x - 1 है, तो इस पे आपने सेट करना है रूलर और एक टेंजेंट बना देना है। अब इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लें, एक तो यही ले लें जो उसने बताया -1 और इसका x - 1 हो जाएगा और y जो है वो 4.8 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे एक छोटा ब्लॉक जो है ना वो दो यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड देन 2। और दूसरा पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे जहाँ ये ब्लू लाइन क्रॉस कर रही है इसका x1 हो जाएगा और y0 हो जाएगा। अब लिखें x1 y1 x2 y2 ताकि गलती ना हो। अब फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, केयरफुली वैल्यूज़ इसमें लिखें। डेसिमल रिमूव करें 4.8 का, नीचे 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2.4 आंसर आ जाएगा इसका। अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगाना है आपने, = नहीं लिखना है इसको। By drawing a suitable straight line on the graph, find the solutions of equation x3 over 5 minus 3x = 0। अच्छा, इस इक्वेशन को कंपेयर करें ग्राफ की इक्वेशन से, यानी ग्राफ की इक्वेशन है y = x⁻³ over 5 minus 3x + 2, ये लिख लें। इसके साथ यही जो इस एग्जामिनर ने पार्ट बी में लिखी है वो लिख लें। अब ये कंपेयर करें इन दोनों को, ये जो मैं स्क्वायर से बना रहा हूँ ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ 2 का फ़र्क है। जो बी पार्ट में उसे दिया उसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 ऐड कर दें तो ये मेन इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा = के उधर भी। तो अब लेफ़्ट साइड पे आपके तो ये पूरी वही बन गई ना, y = x⁻³ over 5 minus 3x + 2। तो इस पूरी की जगह मैं y लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी जगह y लिखूँगा तो y = 0 + 2 का मतलब 2 होता है, तो y = 2 बचेगा। तो इसकी ये लाइन आपने मेन ग्राफ पे प्लॉट करनी है, y = 2 ये है रेड लाइन, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ y = 2। अब ये लाइन जहाँ जहाँ से इस कर्व को कट कर रही है वो आपका सोल्यूशन सेट है। पहले कर रही है -3 पॉइंट, ये कुछ यहाँ पे 3.89 कर लें, और दूसरा ये 2 से नीचे 0 पे कट आ रहा है। फिर ये तीसरा ये 3.5, ये भी 3.89 समथिंग लाइक दैट। तो ये लिख लें x = -3.89, फिर x = 0 और फिर x = 3.88। इसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसने रेंज दी होती है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। 17 में रायन सेज ईच डायगोनल ऑफ quadrilateral Q divides into two congruent isosceles triangles. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Ryan's statement is always true. स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारे फिगर्स का दिमाग में आपके अच्छी तरह प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। स्क्वायर का अगर मैं डायगोनल ड्रा करता हूँ ना तो वो राइट एंगल ट्रायंगल और वो भी आइसोसेलेस बनेंगे। आइसोसेलेस का मतलब उसके दोनों साइड सेम लेंस की होंगी, तो इसको सर्कल करें। रेक्टेंगल में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। रोम्बस एक है,
इसका डायगोनल भी आपके दो बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिवाइड कर देगा, और वो भी आइसोसेलेस। बाकी पैरेललोग्राम भी नहीं, ट्रेपीजियम भी नहीं, काइट भी नहीं। तो ये दो सर्कल आपके करेक्ट आंसर हैं 1 मार्क के लिए। पार्ट बी में वो कह रहा है कि ए एक्स बी एंड सी एक्स डी आर स्ट्रेट लाइन्स, x is the midpoint of AB, AC is parallel to DB, show that triangle AXC is congruent to triangle BXD, give a reason for each statement you make। तो एंगल ए और उधर से एंगल बी मैंने रेड एंगल मार्क किए हैं, तो ये सेम होंगे, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ए एक्स और एक्स बी लेंथ सेम होंगी, बहुत कुछ सेम है। तो आप स्टार्ट करें ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी और रीज़न लिख दें कि गिवन, ये उसने खुद ही बताया। फिर लिख दें एंगल सी ए एक्स इक्वल एंगल एक्स बी डी, और रीज़न लिख दें कि अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में ना, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तीसरा आप लिख दें कि एंगल ए एक्स सी इज इक्वल टू एंगल बी एक्स डी, और रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल्स बताएं और एक लेंस बताई हैं, तो आप लिखें देयरफॉर ट्रायंगल AXC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BXD, और मेजर रीज़न है एंगल साइड AAS। क्वेश्चन नंबर 18, f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 7, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। सो आप लेट करें f of x इज इक्वल टू y, आप y के नाम से लिखें और फिर x को सब्जेक्ट करें। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो अब आप लिखें f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y की जगह वापस x लिखें, x प्लस 7/3, और ये आप आंसर स्पेस में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, पी है ए ई आई क्यू एफ जी एच आई जे, आर है सी डी ई एफ जी, फाइंड पी यूनियन क्यू। तो पी यूनियन क्यू तो सिंपल सी बात है, दोनों को आप मिला के लिख दें, मगर याद रखें कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो जो रिपीट होगा उसको नहीं दो दो दफ़ा लिखते। तो ए ई एफ जी एच आई जे, पी का ए ई आया, फिर क्यू का एफ ले लें, जी एच फिर आई ले लें, वो दोनों में कॉमन है तो एक ही दफ़ा लिखना है, फिर जे वापस क्यू का। तो ये आपने यूनियन लिख दिया है, ये आंसर स्पेस में लिख दें। फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। अच्छा, क्यू यूनियन आर अगर हम करें तो ये देखें, यानी जैसे आपने अभी नहीं किया पी यूनियन क्यू, अब आप क्यू यूनियन आर करें। क्यू के हैं एफ जी एच आई जे, आर के हैं सी डी ई एफ जी। वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने छोटे से स्टार्ट करना है, ऐसे रैंडमली नहीं लिख देने। सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, तो ये आपने कर दिया क्यू यूनियन आर। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन करना है पी कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, नोट करें कि पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पी के अलावा, तो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। तो पी के अलावा यानी पी के अलावा का मतलब क्या है, पी के एलिमेंट्स हैं ए ई आई, इसके अलावा आप सारे ये निकाल दें और ये जो क्यू यूनियन आर लिखा हुआ है इसके बाकी के लिख लें आप, यानी ई नहीं आना चाहिए बीच में, ये मैं रेड कर रहा हूँ, और आई नहीं आना चाहिए, बाकी लिख दें सी डी एफ जी एच जे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इसका 1 नंबर का। अच्छा, ये इसका एन मांग रहा है ना, एन, तो ये नहीं लिखना, इसका एन का मतलब है नंबर ऑफ दिस। तो ये गिन लें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं, 6।
बी इसमें वो कह रहा होगा डेफिनेटली शेडी रीजन का सेट नोटेशन लिखें, तो ये ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे बी नहीं है, तो उसको आपने कॉम्प्लीमेंट करना है। जब निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट करके निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड ए डी बी। ए डी बी, अच्छा ए डी बी आपने ऊपर टॉप पे एंगल है, तो ये देखें एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। सेंटर में ये 70 बना है, तो सर्कमफ्रेंस पे इसका डबल होगा, तो नहीं सॉरी मैं उलट बोल रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस इसका हाफ होगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, तो ये ट्वाइस लिखा हुआ है, तो 35 का ही ट्वाइस लिखा हुआ है ना, तो ये आंसर आ गया। फाइंड बी सी डी, बी सी डी। अच्छा इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने रास्ता अडॉप्ट किया है वो है, ये देखें बी सी डी, ए बी सी डी जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बीच वाली लाइनों को आप भूल जाएं। तो ये देखें ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, टॉप एंगल 70 है, तो 180 में से 70 को करें माइनस और आंसर को करें डिवाइड बाय 2, तो 55, तो ये यहाँ पर 55 और वहाँ पर भी 55। अब ये 25 और 55 इसको एक एंगल ले लें, तो ये सी के अपोजिट आ रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्यों है कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 साइडेड फिगर को, तो ऐसा 4 साइडेड फिगर जो सर्कमफ्रेंस को जिसके चारों कॉर्नर्स टच कर रहे हो वो साइक्लिक कहलाता है, और अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप इसका आप आसानी से करें, एंगल बी सी डी प्लस 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, यहाँ से बी सी डी आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ गया। 21 में फैक्टराइज करना है, तो 6 4 ज़ा 24, अब इसके फैक्टर बनाएं कि प्लस 5i बीच वाला, तो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 माइनस 3 करने से आपका 5 आ जाता है। 8 माइनस 3 को x के साथ मिडल में यूज़ कर लें 5x की जगह, तो 4x को प्लस 8x प्लस माइनस 3x माइनस 6। अब पहली दो टर्म में से 4x को कॉमन ले लें, तो आपका बन जाएगा x प्लस 2 माइनस आखिरी दो टर्म में से 3 को कॉमन लें, तो फिर x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4x माइनस 3 की एक ब्रैकेट बना लें और x प्लस 2 में से एक ही लिख लें, तो ये आंसर स्पेस में लिखते हैं, ये आपका आंसर है। फिर आपका आता है जनाब बी पार्ट, सिंप्लीफाई 16 ओवर x पावर 6 होल पावर माइनस 1 ओवर 2। अच्छा अंदर अगर आप उलट करके लिख देंगे ना तो बाय पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 16 ओवर x पावर 6 को आप लिख दें x पावर 6 ओवर 16, तो बाहर आप 1 ओवर 2 आराम से लिख सकते हैं। अब x पावर 6 पावर 1 ओवर 2 ओवर 16 पावर 1 ओवर 2, तो ये हो जाएगा x 6 इंटू 1 ओवर 2 यानी 2 3 ज़ा 6 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो x पावर 3 आ गया, और 16 पावर 1 ओवर 2 का मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 है जो कि 4 होता है, तो ये आंसर आ गया आपका। 22 में वो कह रहा है बैग कंटेन्स दीज 9 लेटर टाइल्स ISOSCELES isosceles. Noor take one tile from the bag at random. She notes a letter and then puts the tile back in the bag. Find the probability that she does not take a letter E. अच्छा आप लेटर E ले लें मेरे कहने पे, तो ये 2 लेटर्स हैं ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 आउट ऑफ 9। अब 1 प्रोबेबिलिटी 1 होती है कंप्लीट, तो 1 में से इसको माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा जिसमें लेटर ई नहीं है। होपफुली आपको ये बात समझ आई है, तो ये 7 आउट ऑफ 9। अच्छा इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ई को ना काउंट करें और 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं ई के बगैर,
तो 7/9 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर था क्योंकि 1 मार्क है। चलें, ये तरीका भी समझ आ गया आपको। पार्ट बी में Noor now takes 2 of the 9-letter tile at random without replacement. Find the probability that both tiles shows the same letter. तो सेम लेटर वाली कौन कौन सी है? एक है एस, 3 जगह पे एस है, 2 जगह पे ई है। तो अगर मैं पहली एस आती है यानी 3, तो 3/9 इंटू, फिर दूसरी टाइल यही आ गई तो 2/8, फिर प्लस अगर पहली टाइल मेरी ई आ गई जो कि 2 है तो 2/9 इंटू दूसरी टाइल भी अगर ई की आ गई तो 1/8। इसको सॉल्व कर लें। सिंप्लीफाई करके 36 एलसीएम 1/9। Diagram shows a major sector of a circle with center O and radius 3. Calculate the area of this sector. Give your answer in the form k pi, where k is an integer. तो 360 में से 80 माइनस करें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ओहो, मैंने 28 लिख दिया, 280 है, अभी लिख देता हूँ 0। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर को θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो मैंने 0 लिख दिया। तो ये वैल्यूज़ लिखें इसकी जगह, 280/360 इंटू 3 का स्क्वायर, रेडियस 3 बताया ना उसने। सिंप्लीफाई करें तो ये 7 पाई आ गया, ये आंसर है। 24 में वो कह रहे हैं सॉल्व। अब ये आपको नंबर देना चाह रहे एग्जामिनर, पहले बीच में मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस पूछे, अब उसका इरादा चेंज हो गया। ही वांट्स टू गिव यू मार्क्स। 2 - 5x इक्वल्स ये 3x + 10 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब कर दें मल्टीप्लाई 3 को अंदर। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें जो कि -2 आ गई। एक्सप्रेस एज ए सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये लिखें और इसका एलसीएम, ये दोनों ब्रैकेट्स आ गई, x - 2x 1। तो 3 जो है 2x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो है x - 2 से हो जाएगा। अब इनको 3 को हम मल्टीप्लाई करें, उधर से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, नीचे वैसे ही लिख दें। ऊपर लाइक टर्म्स से सॉल्व करें तो ये x + 13 और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये डायग्राम दिया हुआ है, OABC एंड OPQ आर अ पैरेललोग्राम। A इज़ अ पॉइंट ऑन OP एंड C इज़ अ पॉइंट ऑन OR। OA = A, OC = C, OA OP equals 1/4, OC CR equals 2/3। फाइंड OR इन टर्म्स ऑफ C। अच्छा, ये रेशोज लिखते थे हम, ये मैं ब्लू में लिख रहा हूँ। ये देखें, अब मैंने OR जब बताना है तो आप देखें OR टोटल है 2 और 3 5 यूनिट्स की इसकी लेंथ है। ये तवज्जो से सुने आप लोग। तो वेक्टर कहाँ तक मेंशन है? 2 यूनिट्स तक। तो आपने क्या करना है, 5 पूरा लिखना है ओवर 2। जहाँ तक वेक्टर है उसकी रेशो नीचे वहीं तक आएगी। फिर ऑफ C, वेक्टर स्मॉल लेटर C है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 5/2C। ये आप आंसर लिख लें। अच्छा, बी पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड CQ एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड C। तो ये आपका CQ है। तो CQ के लिए मैं कर सकता हूँ CR + RQ। तो CR मेरे पास क्या वेक्टर बना रहा है ये CR 3/2। वही आपने करना है जो इस पिछले पार्ट में मैंने करके दिखाया है। C वेक्टर आपका सिर्फ 2 यूनिट्स तक है C के नाम से, स्मॉल c के नाम से। तो CR उस वेक्टर की टर्म में जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3/2C प्लस RQ इज़ अपोजिट टू OP। तो OP का जो वेक्टर अब आपने लिखना है, तो OP है आपका 4 यूनिट है। 1 यूनिट
अगर ए है तो 3 यूनिट 3A होगा, तो यानी ये टोटल 4A बन जाएगा। तो आपने इसका लिख देना है 4A। अब यही आंसर है, क्योंकि इससे फर्दर सॉल्व नहीं होता। आप ए को पहले लिख लें, तो 4A + 3/2C। फाइंड द रेशो एरिया OABC रेशो OPQR। अच्छा देखें, OABC का एरिया 1/2 बनता है ना। अगर मैं इसको एज ए रेक्टेंगल ले लूँ 1/2, और उधर से बड़ा जो है वो बनेगा 4 देखिए 1/2 रेशो, ये बड़े वाला बनेगा 5/4 साइड वाइज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया 2/20। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/10 इसका आंसर है। दैट्स इट। ये मेरा नंबर है, और कोई भी इंक्वायरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।